Parliamentary panel recommends increase fertilizer subsidy and domestic production. सो बेसिकली पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशन दिया कि फर्टिलाइजर मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करा जाए, नैनो डैप यूरिया लाया जाए, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मॉडल, यूरिया बेस्ड सब्सिडी मॉडल. ये चीजें ना हमें समझ होनी चाहिए. इसका बेसिक व्हाट इज द स्टैटिक, इसको यूजुअली अच्छे से पढ़ा नहीं जाता. सो आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर और रेक्टिफाई व्हाट द पैनल इज सेइंग. आई जस्ट वांट यू टू नो कि अच्छा भाई, हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि यूरिया का सब्सिडी मॉडल क्या है और नया वाला न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मॉडल क्या है, और साथ में ये नैनो डैप यूरिया क्या है, हाउ इज इट, नैनो डैप फर्टिलाइजर क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ग्रैनुलर डैप अर्लियर. ये बेसिक सी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, राइट. हेंस सबसे पहले बात करते हैं यूरिया सब्सिडी मॉडल की. यूरिया is one of the most abundantly used fertilizer in this country. यूरिया फेंक फेंक के मारते हैं पंजाब में फार्मर्स. So what is the subsidy model over here? This has a statutory price. Statutory price, or also we call it a fixed MRP. जो पॉइंट समझने वाला है कि कंपनीज को बोला जाता है कि भैया आप इस फिक्स्ड एमआरपी पे फार्मर्स को यूरिया दोगे. जैसे पिछले 5 साल से मेरे ख्याल 242 पर 45 केजीज चल रहा है. सो दिस प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय एनी प्राइवेट सेलर. उन्हें बेचना ही फार्मर को इतने पे यूरिया पड़ेगा. देयर इज नो सब्सिडी बेस्ड अपॉन द न्यूट्रिएंट कंज्यूम्ड, इट इज जस्ट अपॉन द यूरिया यूज्ड, दैट्स इट. कि 242 रुपए का 45 किलो मिलेगा, एक बैग इससे ऊपर नहीं बिक सकता. Whereas the nutrient based subsidy model, what did they do over here? This was an improvement over this model. ये latest model था, about 2010 में आया था. Over here in nutrient based subsidy model, the subsidy, ये ध्यान से सुनना यार, ये कोई अच्छे से समझा नहीं पाया था आज तक. Subsidy is based upon nutrient consumed. Nutrient consumed. Right? Like phosphorus, like potassium. कि कितना न्यूट्रिएंट आप कंज्यूम कर रहे हो, न्यूट्रिएंट के बेस पे आपको फार्मर को सब्सिडी मिलेगी, राइट. बट जो प्राइवेट बिजनेसमैन है उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होगी. हिज एमआरपी इज डी कंट्रोल्ड. डी कंट्रोल्ड मीन्स जैसे पेट्रोल डीजल को डी कंट्रोल कर दिया था, तो अपने हिसाब से बिजनेसेस एमआरपी सेट कर सकते हैं. अपने हिसाब से दे कैन सेल इट कि 200 का बेचना 200 का बेचो, 500 का बेचना 500 का बेचो. फार्मर को सब्सिडी कैसे मिलेगी? जितना न्यूट्रिएंट उसने कंज्यूम करा. सो एक पॉइंट अगर सब कुछ भूल जाओ, यूरिया बेस्ड सब्सिडी मॉडल में एमआरपी फिक्स्ड रहता है, स्टैट्यूटरी रहता है. वेयरएज एमआरपी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मॉडल इज डी कंट्रोल्ड. इतना सा याद हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. We should be very, very, very sure about this. Right. So, then coming to this, the nano DAP urea. By the way, एक बहुत ही बेसिक सी चीज यूपीएससी का भी पूछ लेता है, नैनो टेक्नोलॉजी को कहाँ कंसिडर करते हैं हम? 100 नैनोमीटर से नीचे, लेसर देन 100 नैनोमीटर इज यूजुअली कंसिडर्ड नैनो टेक्नोलॉजी. कहीं बेसिक सा सवाल आ जाए और हम गलत हो जाए, राइट. बिलो 100 नैनोमीटर इज यूजुअली कंसिडर्ड नैनो टेक्नोलॉजी. सो नैनो डैप ऑब्वियसली डायमोनियम फॉस्फेट है और नैनो टेक्नोलॉजी से बना है. सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है, ये लिक्विड है, राइट. अर्लियर जो डैप हम यूज करते थे दैट वाज बेसिकली ग्रैनुलर या सॉलिड, ग्रैनुलर या सॉलिड, राइट. इसकी एप्लीकेशन स्प्रे के थ्रू होती है, स्प्रेज करते हैं बेसिकली बिकॉज लिक्विड है. इसकी एप्लीकेशन सॉइल बेस्ड होती है. आपने देखा होगा सॉइल में गिरते जा रहे होते हैं, सॉइल में मिलाते हैं. सो डैप जो पुराने वाला था उसकी सॉइल बेस्ड थी. एक चीज स्टार्टलिंग ये है कि नाइट्रोजन एंड पोटेशियम का कंटेंट
पोटेशियम फॉस्फोरस का कंटेंट इसमें ज्यादा है, ग्रैनुलर वाले में ज्यादा था, राइट, मोर। ओवर हियर इट इज लेस। ये ध्यान रखना, ये आंसर गलत कराएगा, लेस नाइट्रोजन कंटेंट है नैनोडैप में। बट क्यों है, देयर इज अ रीजन फॉर इट, राइट। रीजन इज कि नैनोडैप लिक्विड है तो इसकी एफिशिएंसी बहुत हायर है। 1-2 लीटर की बॉटल ऑफ नैनोडैप कैन रिप्लेस 50 kgs अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सॉलिड ग्रैनुलर डैप, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी है, राइट। एंड ये जो सॉलिड डैप था, इसके साथ आपको माइक्रो इरिगेशन बिकेम वेरी वेरी, और ड्रिप इरिगेशन बिकेम वेरी वेरी नेसेसरी, बिकॉज आप सॉलिड को पानी गिरोगे तो वो बह जाएगा, फिर वो वाटर को भी खराब करेगा, और वाटर पोल्यूशन तो करेगा करेगा, मेरीन लाइफ को खराब करेगा, एक्वेटिक लाइफ को, आई मस्ट से, राइट। ओवर हेयर आपने लिक्विड करा तो वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाएगा, बेटर एब्जॉर्प्शन, बेटर एफिशिएंसी एंड लेसर कंजम्पशन। बस एक ही चीज ध्यान रखने वाली, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट लेस है, और नैनोडैप को डेवलप करने वाली बॉडी इफको है। दीज आर दी बेसिक 2-3 थिंग्स वी मस्ट बी वेरी श्योर ऑफ, चाहे आप हिंदुस्तान में कोई भी पेपर दे रहे हैं, यूपीएससी, पीपीएससी, खासकर पीपीएससी, बट वी मस्ट बी वेरी वेरी श्योर कि अरे फर्टिलाइजर मॉडल्स क्या हैं, इनमें फर्क क्या है। जैसे यूरिया बेस्ड सब्सिडी मॉडल है और अपना न्यूट्रिएंट बेस्ड है। न्यूट्रिएंट बेस्ड में कौन सा नहीं कवर होएगा फर्टिलाइजर, नेचुरली यूरिया नहीं कवर्ड होगा। एंड दिस सीएसीपी हैज रिकमेंडेड मेनी टाइम्स कि यूरिया को भी सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मॉडल में लाया जाए, बट यूरिया इज अ पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही, नहीं तो ये फार्मर्स क्या करेंगे आपको बताएं, है ना। सो वी मस्ट बी श्योर अबाउट दीज थिंग्स। बाकी जो डिटेल्स हैं हम देखेंगे ऑब्वियसली। दैट फर्टिलाइजर सब्सिडी इन सॉइल हेल्थ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने बोला है टू सीक एडिशनल फंड्स लेकर के आओ और ज्यादा, क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए आपने प्रॉमिस ज्यादा किए थे, अभी तक पे कम करें। प्रॉमिस करे थे 1,84,000 करोड़, 1,84,000 करोड़, और अभी तक आया है 1,71,000 करोड़। तो इस बारे में था, बट डिस्कशन में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मॉडल था विच आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड यूरिया बेस्ड सब्सिडी मॉडल था, एंड ऑल्सो नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। सो एक और चीज है इसमें, इंडिया इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन imports for fertilizers. The panel suggests कि हमें अपने देश में ही माइनिंग एक्सप्लोरेशंस करा के, माइनिंग लीजेस को अच्छा करके, मोर इफेक्टिव करके, हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेनी चाहिए, अपने यहीं से सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी चाहिए, राइट। एंड दीज फंड्स आर गिवन कि कितना यूज हुआ, ये मेंस के टाइम पे काम आएगा, तो आई रिकमेंड इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट आएगा, जिस भी साल में आप मेंस लिख रहे हैं उसमें से ये काम आ जाएगा। दैट what are they saying कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कहाँ हो रही है, 20% इज अंडर दी फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आई होप वी रिमेंबर बेसिक फर्टिलाइजर्स हम एनपीके डालते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दीज आर दी बेसिक फर्टिलाइजर्स यूज्ड। सो इनमें से 20% जो हमारी सब्सिडी यूज हो रही है, फंड्स यूज हो रहे हैं, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में हो रहे हैं। 59% आर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, बेसिकली सब्सिडी स्कीम्स, राइट। सो वी मस्ट रिमेंबर अ लिटिल बिट ऑफ दिस डाटा, दैट्स इट। अगर आ जाए तो सबसे मैक्सिमम वाला पता हो, बहुत अच्छी बात है। दैट फंड्स फॉर फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, द मैक्सिमम पार्ट इज इन मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, राइट जी। देन कंटिन्यूएशन ऑफ यूरिया सब्सिडी स्कीम, यूरिया को अभी तक हम एनबीएस में नहीं लाए, ये कंटिन्यू करता जा रहा है, बट इसमें नैनोडैप अगर हम अच्छे से सारे देश में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सो ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा होगा, एंड ऑब्वियसली हमारे वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा के लिए भी अच्छा होगा। एनबीएस स्कीम एज आई सेड अप्रैल 1, 2010 में आ रही है जी। फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स पे लग रही है, यूरिया पे अभी नहीं लग रही है। देन these PNK fertilizers are decontrolled as I said, MRP can be set by the companies can set the MRP, प्लीज ध्यान रखना इन चीजों को। यूरिया में क्या है, स्टैट्यूटरी नोटिफाइड MRP, प्लीज 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 रिमेंबर दिस डिफरेंस, बहुत काम आएगा। और कोविड के टाइम और पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, खासकर जो अपना यूक्रेन वॉर हो रही है और जो फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल्स कम मिल रहे थे, इसके लिए 3500 पर मेट्रिक टन स्पेशल एडिशनल सब्सिडी दी थी, बट याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट जी। देन
इम्पैक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, आईकार मान रहा है, जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आईकार कह रहा है कि अगर आप जुडिशियसली यूज करो हाँ केमिकल्स को ऑन द सॉइल तो कोई खास हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, बट इंडिया में जुडिशियस यूज नहीं हो रहा, इम्बैलेंस यूज हो रहा है, हेंस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो रही हैं, कॉन्टिन्यूस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्रॉप यील्ड को डिक्लाइन कर रहे हैं, देन सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ओवर टाइम होती जा रही है। राइट जी, ड्रिप इरिगेशन यूज करोगे तो फिर आपको यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स एंड रिड्यूसिंग द फर्टिलाइजर यूजेज एज वेल। देन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में क्या बोल रहे हैं जी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दोनों को यूज करो। ऑब्वियसली आई होप वी नो, इनऑर्गेनिक बेसिकली फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक प्राइमरली, ये भी बेसिक पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक आर मैन्योर्स, जो काव डंग से बना लिए, गौमूत्र से बना लिए। इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, these are considered, fertilizers are considered more harmful than organic ones, right? So इसके लिए कुछ कुछ स्कीम्स है, बस नाम पता होने चाहिए अपने को, ज्यादा नहीं याद करना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स गोवर्धन इनिशिएटिव है, राइट? देन वी हैव दिस सतत स्कीम फॉर बायोगैस, थोड़े थोड़े नाम पता होना चाहिए, कभी कभी काम आ जाते हैं, राइट जी? दैट्स इट। सो कमिटीज रिकमेंडेशन इंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए हमें, ये मेंस के टाइम पे इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, काम आ जाएगा। अभी आपको याद करा के ज्यादा तंग नहीं करूंगा मैं, राइट जी? देन बोंगो सागर, किसके साथ होगी ये बोंगो सागर? एनी गेसेस? बांग्लादेश। बोंगो, कोरबो, लोरबो, जीतबो रे एंड बांग्लादेश, यस। सो बांग्लादेश के साथ हमारी ये मेरीन एक्सरसाइज है, बस इतना सा पता हो तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया बांग्लादेश नेवल एक्सरसाइज है, पर आजकल पेपर वाले तेज हो गए हैं थोड़े से, तो ये क्या करते हैं चालाकी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोंगो सागर से जो तेज वाले लोग थे उन्होंने गेस कर लिया बांग्लादेश है, साथ में लिख देते हैं इट इज दी फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज। तो एक और पॉइंट मेरे कहे पे याद कर लेना साथ में, फर्स्ट नहीं फिफ्थ है, ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, बोंगो सागर 2025 इज द फिफ्थ एडिशन। बस दो ही बातें याद करने वाली, ज्यादा नहीं याद करना इसमें। क्या क्या? बोंगो सागर इज इंडिया बांग्लादेश एंड this is the 2025 is the fifth edition, began in 2019। बस इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कहाँ हुआ था, कौन सा गया था, कोई बात नहीं। अगर देखना है तो आईएनएस रणवीर को देख लो, राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इट हैज गॉन अंडर अपग्रेड in the state of art weapons etc. It is the fourth of 5 Rajput class destroyers built for the Indian Navy, right? Rajput class destroyers 5 आने थे, बस बहुत है। Then merchant discount rate. These kind of concepts are asked usually. भी equalization levy क्या है, merchant discount rate क्या है? So merchant discount rate क्या है यार? हम लोग इस दुनिया में रहते हैं तो पता होना चाहिए। What is this merchant discount rate? Do we know these terms by the way? Payment gateways, payment aggregators. ये दो टर्म्स कोई मुझे समझा पाएगा? नहीं सर। नहीं, कोई तो समझा दो यार, ऐसे ना करो। सारे कार्ड यूज करते हो, यूपीआई यूज करते हो, मैंने तो गूगल पे आज तक नहीं चलाया, आप लोग तो चलाते हो। बाय द वे गूगल पे मैं क्यों नहीं चलाता यार? क्योंकि मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है इसलिए, या पुराने जमाने का हूँ इसलिए? वाई डू आई, ऑनलाइन पेमेंट भी करना होता है तो आई यूज द बैंक ऐप। वाई? बिकॉज गूगल पे डज नॉट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस इन इंडिया। तो अगर आपका गूगल पे से कोई फंड गायब होता है, फ्रॉड होता है, तो आप गूगल को अप्रोच कर सकते हो, आरबीआई से पैसे वापस नहीं ले सकते यूजुअली। बट वेर एवर यू आर यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल आई यूज द कोटक बैंक ऐप, अगर बैंक से कुछ पैसा इधर उधर होता है या लॉस्ट होता है तो आई कैन क्लेम अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी एज वेल। 5 लाख तक सेफ है, राइट? सो दैट इज अनदर जनहित में जारी संदेश।
कि यार बैंक ऐप यूज करो, नहीं तो दोज विच हैव द लाइसेंस फॉर पेमेंट बैंक्स, फॉर एग्जांपल एयरटेल पेमेंट बैंक, उनको यूज कर लो. बट इट्स अगेन ऑल अप टू कन्वीनियंस. सो आई विल से कि उस गूगल पे अकाउंट्स में, लिंक्ड अकाउंट्स में थोड़ा सा फंड कम रखना है ना, जिसे ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज करते हो. एनी हाउ, सो पेमेंट गेटवेज एंड पेमेंट एग्रीगेटर्स, क्या फर्क है जी? पेमेंट गेटवे आपने कार्ड्स पे देखा होगा, वीजा लिखा होता है आपके कार्ड पे, या मास्टर कार्ड लिखा होता है, कोई भी बैंक का कार्ड हो. आजकल एक नया आया उस पर रुपे कार्ड लिखा होता है. बैंक कोई भी हो, पीएनबी हो, एसबीआई हो, कोई सा भी बैंक हो, इनमें से कोई चीज लिखी होती है आपके कार्ड पे, क्रेडिट या डेबिट. सो व्हाट आर दीज वीजा, मास्टर कार्ड एंड रुपे? पता होना चाहिए, हम इसी दुनिया में रहते हैं. सो दीज आर दी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स. ये क्या करते हैं, पहले ये दोनों ही वीजा एंड मास्टर कार्ड, ये अमेरिकन मोनोपोलीज थी. पेमेंट गेटवे क्या करता है, लेट्स से कौन है हमारे पास, संधू मैडम ने, उस्ताद जी ने कोई रिटेलर से कुछ खरीदना था. क्या खरीदना है संधू मैडम? सिंस यू सेड आपको भी कोल्ड है, तो कोल्ड की दवाई खरीदने गए आप केमिस्ट से. आपने केमिस्ट की दुकान से कोल्ड की दवाई ली, कितने की आएगी? आजकल महंगी हो गई है, तो 500 रुपए की मान लेते हैं. सो रुपीज 500 की केमिस्ट से दवाई खरीदनी है मैडम ने. अब मैडम ने दवाई ली तो पेमेंट ऑनलाइन करनी है, कार्ड से करनी है. सो मैडम कार्ड अपना स्वाइप करेंगे. लेट्स से मैडम आपके पास कौन से बैंक का कार्ड है? चलो लेट्स अज्यूम एक्सिस बैंक है, लेट्स जस्ट अज्यूम दैट. एंड इस आदमी के पास एचडीएफसी बैंक की पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है. तो मैडम ने यहाँ पे स्वाइप करा कार्ड, 500 रुपए कट गए इनके इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए. सो हु डिड दिस ट्रांजैक्शन ऑन द बैक एंड? किसने श्योर करा कि इनके अकाउंट में पैसे थे और इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, पेमेंट यहां से यहां गई? ये सारी टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड कर रहा है? पेमेंट गेटवे. राइट. सो गेटवे इज काइंड ऑफ अ वे विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स ऑनलाइन. किधर से किधर जाना है, दोनों बैंकों में बैलेंस सफिशिएंट है कि नहीं, अलाउड है कि नहीं, वो सारा इंस्टेंटली चेक होके ट्रांसफर हो जाता है. सो दिस ट्रांसफर इज फैसिलिटेटेड बाय टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बाय पेमेंट गेटवेज. राइट. सो पेमेंट गेटवे क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है फॉर पेमेंट्स, जिससे सीमलेस पेमेंट ट्रांसफर हो जाए. राइट. देन पेमेंट एग्रीगेटर क्या कर रहा है? पेमेंट एग्रीगेटर एज द नेम सजेस्ट, ये आपकी पेमेंट को इकट्ठा या एग्रीगेट कर रहा है. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप ओला मनी, उबर मनी या स्विगी मनी यूज करते होंगे. क्या करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उस वॉलेट में पैसा ऑनलाइन डिपॉजिट कर देते हैं. राइट. डिपॉजिटेड, लेट से हमने उन्हें 5,000 रुपया दे दिया, फिर उसके बाद मेरा 2,000 का बिजली का बिल आया या स्विगी का बिल आया, वो इसी में से कट जाता है. सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स बाय, लेट्स से आप स्विगी बार बार यूज करते हो तो कार्ड की डिटेल डालनी, ओटीपी डालना, इससे बढ़िया आप सीधा स्विगी मनी यूज करो, ओला मनी यूज करो, वहीं से कट जाता है. एंड देन यू हैव डिस्काउंट्स फॉर इट. राइट. सो पेमेंट एग्रीगेटर क्या कर रहा है? पेमेंट एग्रीगेटर आपके कैश या मनी को अपने पास रख रहा है. इन पे लिमिट होती है कि कितना रख सकता है, चेंज होती रहती है. सो आपके कैश या मनी को अपने पास रख रहा है और उससे पेमेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है कि स्टेप्स कम हो जाए और पेमेंट्स मोर एफिशिएंट हो जाए. ये इकट्ठा कर रहा है पैसा, कंफ्यूज नहीं होना पेपर में टर्म आ जाए तो. ये इकट्ठा कर रहा है पैसा और ये ट्रांसफर को हेल्प कर रहा है टेक्नोलॉजिकली. राइट. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबॉडी? Yes, sir. So this is the idea of payment aggregators and payment gateways. अब अगली बार आपको ये टर्म अगर सुने तो कंफ्यूज नहीं होना. देन मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है भाई? पेमेंट गेटवे तो हम समझ गए. एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट पेमेंट गेटवेज नाउ? Yes, sir. चलो. So there are technical details to it, but I think it is better to simplify things. So payment gateway क्या कर रहा था? टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा था. अब ऑनलाइन पेमेंट जब मैडम ने करी थी तो वहां पे क्या क्या था? एक पीओएस मशीन थी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसपे कार्ड स्वाइप करा. एक हमारा एक्सिस बैंक का कार्ड था, एक एचडीएफसी बैंक का अकाउंट था जिसकी पीओएस मशीन थी, और एक पेमेंट गेटवे ने
पेमेंट गेटवे ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी थी। यही 3-4 चीजें थी, राइट। सो इनके सब के प्राइमरली जो गेटवे के चार्जेस होंगे, गेटवे चार्जेस भी तो लेगा, कंपनी खोल के बैठा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, सो पेमेंट करवाने के, ट्रांसफर करवाने के पैसे लेगा। इसी में फायदा उठा रहे थे मास्टर कार्ड एंड वीजा। अब हमने अपना बना लिया रुपे कार्ड और इस पर डिस्काउंट भी दे दिए। सो इन चार्जेस को प्राइमरली जो पेमेंट गेटवे ले रहा था, साथ में पीओएस मशीन भी होती है, बट प्राइमरली पेमेंट गेटवे के चार्जेस होते हैं। दिस इज अबाउट यूजली 2 to 3% ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेट्स से 500 रुपए इनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, तो कितना पेमेंट गेटवे चार्ज हो जाएगा? 2%, अबाउट 10 रुपए, राइट। सो 2 to 3% के गेटवे के मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस होते हैं। ये मर्चेंट को देने होते हैं, मर्चेंट हैज टू पे इट। एंड अर्लियर ये कस्टमर्स पे ट्रांसफर हो जाता था कि बेटा कार्ड से पे करेगा तो आप दोगे। अब क्या करा है, अब आरबीआई ने गाइडलाइंस 2-3 साल से ये दिए कि मर्चेंट कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता। अब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता मर्चेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेमेंट। मर्चेंट कैन नॉट ट्रांसफर दिस चार्ज ऑन टू द कस्टमर, बट फिर भी इलीगली या फिर लेट्स से इन अ हिडन वे they still charge you 1 or 2% extra when you pay through credit cards. But आजकल कैशबैक्स इतने अच्छे हैं कि लोग फिर भी क्रेडिट कार्ड से ही देते हैं। सो मर्चेंट डिस्काउंट रेट बेसिकली कौन सा रेट हो गया? जो मर्चेंट को देना है ना, कार्ड पेमेंट के टाइम। बस इससे ऊपर सवाल ज्यादा नहीं आता। तो अभी क्या करा है हमने? इंसेंटिव टू प्रमोट लो वैल्यू भीम यूपीआई, कि एक तो स्मॉल मर्चेंट्स विल पे नो मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इन्हें देना ही नहीं होगा, कि यूपीआई को एनहांस करें और ज्यादा प्रमोट करें। एंड बैंक को भी इंसेंटिव मिलेगा 0.15% ऑफ ट्रांजैक्शन। सो अब जो 500 रुपए के ट्रांजैक्शन में मर्चेंट डिस्काउंट रेट 10 रुपए लग रहा था, वो नहीं देना, और इवन बैंक को 0.15% मिलेगा एज इंसेंटिव। दिस इज द न्यूज। बट इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, पेमेंट गेटवे क्या है, वी शुड नो दैट। सो एमडीआर इज अ fee that merchants and other businesses must pay to a payment processing company. अब आप समझ गया, पेमेंट गेटवे for accepting payments from customer via digital modes like credit card, debit cards, UPI, etc. Right जी, any problems now? नहीं सर। ठीक है। So MDR sums up all the charges and taxes, etc., etc. 1 से 3% के बीच में usually होता है। The rates are dependent upon level of business transaction being processed, type of cards. Usually हमने रुपे कार्ड पे तो शुरू से ही MDR नील कर रखा है कि इस पे MDR नहीं लगेगा, इसलिए हम अपना रुपे कार्ड प्रमोट करना चाह रहे हैं, right? And MDR charges are automatically deducted from the merchant's account at the time of settling the transaction batch. Ultimately पे कौन कर रहा है? मर्चेंट को करना है, right? आरबीआई ने बोला है बिजनेस ओनर्स कैन नॉट पास ऑन दी एमडीआर चार्जेस टू देयर कस्टमर्स, बट बिजनेस ओनर्स स्टेल्थली डू दैट। पेटेंटली नहीं करते, लेटेंटली डू दैट, छुप छुपा के कर देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू रूल्स, पेपर में स्टेटमेंट आए तो आरबीआई कहता है, ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना, दैट एमडीआर कैन नॉट बी चार्ज टू द कस्टमर्स, रिमेंबर दैट। देन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी न्यूज में रही है, सवाल यहां से आ जाता होता है, तो अपने को पता होना चाहिए क्या न्यूज थी कि स्वदेश दर्शन स्कीम को पुअर इंप्लीमेंट करा जा रहा है। सो व्हाट इज दिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं 3। पहली होती है जी एस्टिमेट्स कमेटी, पार्लियामेंट्री कमिटीज है ना ये फाइनेंशियल कमिटीज। देन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और तीसरी कौन सी होती है फाइनेंशियल कमेटी? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, राइट। इसमें बस एक चीज कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन पूछते पूछते कि किसमें कितने मेंबर हैं। सो वी रिमेंबर बाय ई इज, कोई साथ में बोलेगा ई इज व्हाट? 30। ई इज 30, वेरी गुड। सो एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर हैं, बाकी दोनों में 22 दोनों में क्या रेशियो है जी? 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। एस्टिमेट्स कमेटी में 30 के 30 लोकसभा से है, राइट। सो दिस इज द यूजुअल क्वेश्चन, ये अपने को पता होना चाहिए। कोई ये गलत करके आए तो आई विल डिसओन यू कि मैंने नहीं पढ़ाया। ई इज 30 ध्यान रखना, बाकी दो अपने आप याद आ जाएंगे, राइट। और क्या पूछा जाता है इसमें? कभी कभी ये पूछ लेते हैं, अच्छा एस्टैब्लिश्ड इन 1921, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी। क्या करते हैं ये? पब्लिक फंड्स की एफिशिएंसी एंड लीगैलिटी देखते हैं कि सही से
खर्च हो रहे हैं कि नहीं. देन एग्जामिन्स द कैग ऑडिट रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एक्सक्लूडिंग द पब्लिक अंडरटेकिंग्स. वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स करेगी कि पैसा सरकार के पास सही से आया, उन्होंने सही से खर्चा, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी तो नहीं थी. मेंबर्स कितने हैं? 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा. चेयरपर्सन यूजली लोकसभा एमपी होता है. ऑब्वियसली मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज. बनाई किस लिए है? पार्लियामेंट्री कमिटीज बनी ही इसलिए है कि ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सके. सो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में मिनिस्टर मेंबर नहीं होगा, क्योंकि उसका एम ही डिफीट हो जाएगा अगर मिनिस्टर मेंबर हो गया. राइट, ऑलवेज रिमेंबर दैट. देन स्वदेश दर्शन स्कीम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट 4-5 साल क्या 10 साल के करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं हम. कंटेम्पररी अफेयर बोला जाता है इसे. सो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेके आई थी. 15 सर्किट बेस्ड टूरिज्म डेस्टिनेशंस को डेवलप किया गया है. 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है. राइट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तो होगा ही. थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स को डेवलप करा जा रहा है. बुद्धा सर्किट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 15 लगभग सर्किट्स हैं अब इंडिया में. स्कीम क्या है अभी सारे याद करने हैं? बिल्कुल नहीं. जिस स्टेट का पेपर देने जा रहे हो वो याद कर लो. यूपीएससी देने जा रहे हो तो बुद्धिज्म जैनिज्म वाले याद कर लो कहाँ कहाँ पे. बस दैट इज इट. राइट जी, सारे 15 के 15 याद नहीं करने. देन जल शक्ति अभियान, न्यूज में रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं करा जा रहा. सो दो चीजें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि हम कंफ्यूज ना हो. और आज का एमसीक्यू तो आपने देखा. जल शक्ति अभियान क्या है? ये बेसिकली आपका फोकस कर रहा है ऑन सेविंग ऑफ वाटर. वाटर सेविंग है ना. वाटर को बचाओ, रेन वाटर हार्वेस्ट करो, एफिशिएंसी बढ़ाओ, कैच इट वेयर एवर इट रेन्स, व्हेन एवर एंड वेयर एवर. अच्छी सी इसकी एक लेट्स से कैच लाइन भी है. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी है. देन देयर इज अ जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन में क्या है? फंक्शनल टैप देना है हर किसी के घर में. फंक्शनल टैप, फंक्शनल टैप से बहुत बड़ा बेनिफिट विमेन को होगा. ऑब्वियसली डोंट कंसिडर मी रेट्रोग्रेड, बट यूजुअली विमेन घर में काम कर रही होती हैं. राइट. सो एक तो ये है कि चलो वो मटका लेके नहीं जाना पड़ेगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा, बट देयर इज अ वेरी बिग लिंकेज टू इट. व्हेन यू हैव रनिंग वाटर इन योर हाउस, रनिंग वाटर मतलब टैप वाटर इन योर हाउस, दूर नहीं जाना पड़ रहा, वाटर स्टोर्ड नहीं है, रनिंग वाटर हो, तो देन सर्विकल कैंसर, सर्विकल कैंसर जो होता है विमेन का, उसके चांसेस 90% तक घट जाते हैं. 90% इज अ बिग नंबर. सर्विकल कैंसर कौन सा पैथोजन करता है? एनीबॉडी? Human papilloma virus. वेरी गुड, एचपीवी वायरस. और इसकी ऑब्वियसली वैक्सीन भी अवेलेबल है, यूज कर लेनी चाहिए. दैट इज एन इंटेलिजेंट थिंग. ये इंडिया में थोड़े कंजर्वेटिव पेरेंट्स आपको ना बताएं, बट आपका लिबरल टीचर जरूर बता देगा दैट एवरी वुमेन शुड गो फॉर दिस एचपीवी वैक्सीन. काम की चीज है. चलो फिर जल शक्ति अभियान को समझते हैं. कंसर्न्स वर रेज इन लोकसभा की कम किया गया, इसे यूज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया. क्या है जल शक्ति अभियान? 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करा था. एक ये कोर स्ट्रेटजी देख लो, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स. ऐसी सी स्टेटमेंट कभी पेपर में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए इसकी है. बाकी सारी बोल बच्चन तो होने ही है. वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होने ही होने. देन कमिंग टू जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन 2019 में ही साथ में आया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है. टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. इसकी चालाकी क्या करी गई थी? हमने 2 टैप्स कर दिया था क्वेश्चन में, ध्यान रखना. फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, एक की बात हो रही है, 2 टैप्स की बात नहीं हो रही. नल के नहीं देंगे, कनेक्शन देंगे. राइट. सो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम और रिस्ट्रक्चर्ड, कोई बात नहीं. हर प्रोग्राम आजकल कम्युनिटी ड्रिवन है, तो इसको याद नहीं करना. राइट. स्मार्ट वाटर मीटर लगाएंगे, मान लेना. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पॉइंट रिचार्ज, ग्रे वाटर यूज करेंगे, मान लेना. कोई याद करने वाली बात नहीं है. कवरेज एम्स टू कवर 90 करोड़ रूरल हाउस होल्ड विद टैप वाटर. रूरल का ही ऑब्वियसली, शहरों में तो है ही है टैप वाटर कनेक्शन, है ना. आप लगवाओ ना लगवाओ, आपकी मर्जी, अवेलेबिलिटी तो है. फंडिंग 90-10 एंड 50-50, 100% फॉर यूटीज ऑब्वियसली. सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है. राइट जी. मॉडल्स ग्राम पंचायत का बहुत अच्छा रोल होगा, ऑब्वियसली याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं. राइट. देन आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, हमेशा 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 न्यूज में.
तो थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, दो तीन बातें इसमें देखने वाली हैं। एक, ये कौन सी ब्रिटिश एक्ट से इंस्पायर्ड है, कौन सी ब्रिटिश एक्ट से इंस्पायर्ड है या कॉन्टिन्यूएशन है, राइट। दूसरी, कौन से एरियाज में, ये कौन से एरियाज में लगी है, राइट। तीसरा, इसको कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट, कौन सी गवर्नमेंट लगा सकती है। उसके बाद जो बात है कि अच्छा आर्मी के पास पावर्स होती हैं, वो रट्टा मारने वाली नहीं है, रट्टा मार मार पागल होने वाली बात है, राइट। सो दीज टू थ्री थिंग्स ओनली। रिव्यू मीटिंग हुई थी अभी मणिपुर वैली में, अफ्स्पा को रखना है कि नहीं, सो उसके रिगार्डिंग न्यूज थी, बट वी शुड नो दिस कि अफ्स्पा द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, बेसिक आइडिया क्या है बाय द वे, एक बेसिक तो अपने को पता होना भी चाहिए। बेसिक आइडिया अफ्स्पा का ये है कि यूजुअली जो डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट होती है, स्टेट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। देश में तीन तरीके की सरकारी नौकरी है ना, एक सिविल सर्विस, एक डिफेंस सर्विस और एक जुडिशियल सर्विस। सो यूजुअली तो गवर्नेंस करती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की लॉ एजेंसी कौन सी होती है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग एजेंसी, पुलिस। सो पुलिस और डिफेंस में कौन है, ऑब्वियसली आर्मी। सो पुलिस जब ऐसा एरिया, अगर कोई एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो जाता है, डिस्टर्ब्ड एरिया, यहाँ पे पीस लॉ एंड ऑर्डर हो ही नहीं पा रहा है ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर्स लाइक लेट्स से माओइस्ट आ गए हैं, या फिर रेशियल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, राइट। सो उसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया। सो इसका मतलब ये हो गया कि अब पुलिस यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही। सो अब आर्मी को बुलाया जाएगा और आर्मी वाले विक्की कौशल जी आके यहाँ पे क्या करेंगे, अब कटरीना को नहीं ले जाएंगे, आर्मी वाले आके बहुत अच्छी से एफिशिएंटली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर देंगे। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन दे आर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, when they are going for maintenance of law and order, they'll have some special powers. These are the powers regulated by this AFSPA Act. कि क्या क्या स्पेशल पावर्स होंगी, राइट जी। क्लियर, बेसिक पिक्चर क्लियर होगी अपने पास। जी सर। कहानी साथ में आगे चलते हैं फिर। सो इस कहानी में क्या है, लॉ बनाया गया था। बाय द वे एक और चीज नोट करना, इंटरनल इमरजेंसी जब रिप्लेस होती है, पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ ग्राउंड फॉर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। सो इंटरनल इमरजेंसी रिप्लेस तो हो गई, बट एक तरह से उसी का माइल्ड वर्जन लगता है मुझे अफ्स्पा। इंटरनल इमरजेंसी हटा दी, मतलब नॉट इंटरनल इमरजेंसी बट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला ग्राउंड हटा दिया, बट दिस सीम्स लाइक अ माइल्ड वर्जन ऑफ दैट ओनली, इफ वी रिमेंबर दैट। नहीं याद तो रिवाइज करना इमरजेंसी, राइट जी। देन पार्लियामेंट ने 1958 में लॉ बनाया है। क्यों बनाया जी, कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स दें टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। कब लगता है जी लॉ, जब डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया हो अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। सेक्शन नहीं याद रखना, याद क्या रखना है, बोथ द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स कैन इशू नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग एन एरिया टू बी डिस्टर्ब्ड एरिया, राइट। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो कम से कम 3 महीने तो रहता ही रहता है वहां पे अफ्स्पा एक्ट, एटलीस्ट 3 मंथ्स। कौन डिक्लेयर कर रहा है, स्टेट एंड यूनियन, 3 महीने रह रहा है। फॉर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड द पीरियोडिक नोटिफिकेशंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। याद करना सेक्शन नहीं। डिस्टर्ब्ड एरिया है क्या, where the use of armed forces is deemed necessary to support civil authorities in maintaining law and order. Law and order enforce करने के लिए सिविल अथॉरिटीज को आर्म फोर्सेस की जरूरत जहां पड़ेगी, इट इज डीम्ड नेसेसरी, दैट एरिया इज डिस्टर्ब्ड एरिया, राइट। सो डिक्लेरेशन कहां पे, किस ग्राउंड पे हो रही है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, रेशियल, लिंग्विस्टिक, रीजनल, या माओइस्ट आ रहे हैं, दोज एरियाज कैन बी डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, गवर्नर ऑफ स्टेट भी कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी भी कर सकता है। सो हर जगह लग सकता है स्टेट, ऑब्वियसली स्टेट, यूटी एंड other areas as well. Once declared, the region is maintained as disturbed for at least 3 months. ये चीज भी क्वेश्चन में आ सकती है, ध्यान रखना, राइट। देन स्कोप एंड ड्यूरेशन कैन वेरी, कब तक आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेते हो तब तक ये चल सकता है। देन ये चीजें याद करने वाली नहीं है यार, कि आर्म फोर्सेस के पास क्या क्या स्पेशल पावर्स हैं। 5 और मोर पर्सन्स को गैदर होने से रोक सकते हैं अगर चाहें। कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। Any person arrested or taken into custody may be handed over to the officer in charge. पुलिस स्टेशन में दे दिया,
राइट? आर्म्ड फोर्सेज आर इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अनलेस द गवर्नमेंट प्रोवाइड सैंक्शन। सो ये सारी चीजें रट्टा नहीं मारनी। अब स्पा फोर्स में कहाँ है ये याद होना चाहिए। नागालैंड में है, जम्मू कश्मीर में भी है अभी, असम एंड मणिपुर। मणिपुर में इम्फाल में कैपिटल में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। सो कौन से हो गए? नागालैंड, इसका चाहे निमोनिक बना लेना कोई अपने पास, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड असम एंड मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। निमोनिक बनाते हुए ध्यान रखना, आजकल ये तेज हैं, एपी याद करोगे तो वो आंध्र प्रदेश लिख देंगे, हम भूल जाएंगे। तो अगर कोई निमोनिक भी बनाओगे इसका तो प्लीज बी वेरी वेरी ऑफ दिस एपी एंड मणिपुर एंड मिजोरम, यहाँ काटेंगे, राइट? सो रिमेंबर दीज एरियाज एज वेल। देन कमिंग टू द नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये क्या कह रहा है जी हमें? बेसिक आइडिया ये है कि इफको ने डेवलप करा है, इफको हैज डेवलप्ड दिस। देन ये 100 नैनोमीटर से कम स्केल का है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज्ड, ये लिक्विड है, इसका आई हैव टोल्ड यू नाइट्रोजन एंड पोटेशियम कंटेंट कम है एज कंपेयर टू ग्रैनुलर वन, बट एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट कम है, एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत कम है। तो दिस इज व्हाट इज टू बी रिमेम्बर्ड, बट फिर भी डिटेल्स देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि भैया फर्टिलाइजर सब्सिडी को सही से यूज करो। नैनोडैप है क्या? लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर है, डेवलप्ड बाय इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव दैट इज इफको, कंटेन्स 8% नाइट्रोजन एंड 16% फॉस्फोरस, याद करने की जरूरत नहीं। अनकन्वेंशनल, अनलाइक कन्वेंशनल डैप विच इज ग्रैनुलर, वो सॉलिड था, नैनो डैप इज इन लिक्विड फॉर्म। सो इससे क्या होता है? लिक्विड होने से एफिशिएंसी एंड एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। दीज आर दी क्वेश्चंस दीज डेज बीइंग आस्क्ड, भाई लिक्विड होने से क्या फायदा है, तो अपने को पता होना चाहिए इससे होने से क्या हो रहा है। व्हाट नहीं सिर्फ की एफिशिएंसी ज्यादा है, हाउ भी पता होना चाहिए, भाई क्यों? बिकॉज वो लिक्विड है तो उसकी एब्जॉर्प्शन और एफिशिएंसी ज्यादा है। नैनो साइज है लेस देन 100 नैनोमीटर्स, राइट जी? हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, ऑब्वियसली लिक्विड है। हाँ जी, सो दिस इज वन थिंग वी मस्ट 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 रिमेंबर। नैनो डैप लिक्विड है, कन्वेंशनल डैप ग्रैनुलर था। नैनो डैप में नाइट्रोजन कंटेंट 8% है, कन्वेंशनल में 18% था। देन फॉस्फोरस इज 16, इधर 46% था। एफिशिएंसी हायर है, लेसर है इधर कन्वेंशनल की। ये फोलियर स्प्रे करेंगे या सीड ट्रीटमेंट, इधर सॉइल एप्लीकेशन हो रही है, ऑब्वियसली इको फ्रेंडली ज्यादा है। एंड 500 ml, I said 1 liter, even 500 ml of DAP can replace 50 kg of conventional DAP. So nano DAP is much more efficient. It can be a breakthrough for Indian farming if utilized properly. अच्छा टॉपिक है, इसको प्लीज याद रखना। देन इनर लाइन परमिट क्या है जी? इनर लाइन परमिट हमारा जब देश आजाद होता है, एक बार इंडिया बनाने की कोशिश फिर से करते हैं, बड़े दिन हो गए बनाया नहीं। मान लेना इंडिया है। सो हमारा जब देश आजाद होता है तो काफी एरियाज में बहुत सारे लोग ट्राइबल्स होते हैं, और ट्राइबल्स को हमेशा से नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं, अदर पीपल से क्या प्रॉब्लम रही है कि आप आके हमारे प्रिस्टीन या प्रिस्टाइन जो मर्जी बोल लो, ओरिजिनलिटी को खराब मत करो, आप हमारे बीच में दखल अंदाजी ना करो। हम चाहे झिंगा लाला करें चाहे हुला लाला करें, वो हमारी मर्जी, आप बीच में मत घुसो। आप हमें, हमारे बच्चों को गुमराह मत करो कि जाओ बेटा गाड़ी चलाओ, जाओ बेटा इंस्टाग्राम चलाओ, राइट? सो फॉर दैट मैटर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, सो ट्राइबल्स को भी हमें कुछ हक देने थे कि उनको भी फील हो कि हम इस देश का पार्ट है और हम आजाद हैं और हम इनके साथ रहें। सो टू कीप देम विद अस और उनके ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैड दिस ILP सिस्टम, इनर लाइन परमिट। इसमें क्या है जी, अगर आपको ट्राइबल एरियाज में जाना है, सपोज आपको सिक्किम के किसी ट्राइबल एरिया में घूमने जाना है, तो वहां पे आप सिक्किम के रेजिडेंट नहीं हो, इंडिया के सिटीजन हो बट सिक्किम के रेजिडेंट नहीं हो, सो वहां पे आपको जाने के लिए पहले इनर लाइन परमिट चाहिए होगा कि अच्छा आप कितने दिनों के लिए जाओगे, क्या करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनर लाइन परमिट इज दैट कि ट्राइबल एरिया में एंट्री के लिए यू रिक्वायर दिस। दिस माइट बी ए लिमिटेशन अपॉन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 19। वेरी गुड। देन अगर आपको इधर से अंदर जाना है, मतलब इंडियन साइड से अंदर जाना है इस एरिया में, तो आपको चाहिए इनर लाइन परमिट।
अब अगर कोई फॉरेनर को आना है, लेट्स से चाइना से कोई आना चाहता है इस अरुणाचल के ऐसे एरिया में, असम के ऐसे एरिया में, बाहर से आना है तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चाहिए। सो इनर लाइन परमिट किसके लिए हो गया? इंडियन सिटीजन के लिए। ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट किसके लिए हो गया? फॉरेनर्स के लिए। आई डोंट थिंक इससे आगे जाने की जरूरत है। गॉट माय पॉइंट? आगे चलते हैं। इंडियन रेलवेज ने एक प्रोजेक्ट को शेल्व कर दिया मेघालय में ड्यू टू लोकल ऑपोजिशन, इसलिए इनर लाइन परमिट न्यूज में आया। ये किसका ऑफशूट है जी? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन का। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन को, इसको ध्यान रखना, राइट जी। सो बेसिकली बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ब्रिटिशर्स ने चलाई थी टू परमिट टू प्रिजर्व द ओरिजिनलिटी ऑफ द ट्राइबल्स। बाय द वे, ये एक टर्म आता था ट्राइबल रिवोल्ट्स में, दिक्कू। अच्छा सा सवाल है, देखते हैं हिस्ट्री में कौन कितना याद रखता है। ये दिक्कू टर्म आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ट्राइबल रिवोल्ट्स में। क्या मतलब था इस दिक्कू का और कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड था ये? एनीबडी सुन पा रहे हो? ये तो बता दो। आवाज आ रही है सर। आवाज तो आ रही है। हिस्ट्री के महारथी बताएं। सर नहीं पता। दिक्कू वॉज अ टर्म फॉर आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स कौन से रिवोल्ट में था ये? एनीबडी? जब आउटसाइडर्स उनके वहां आते हैं तो चलो एक और बात बता देता हूँ, वो हिल्स में रिजाइडिंग पीपल होते हैं, राजमहल हिल्स में रहते हैं। संथल रिबेलियन, संथल रिबेलियन में ये टर्म यूज होती है। द संथल पीपल, द ट्राइबल। Related to Birsa Munda also. जी जी। सो संथल रिबेलियन में टर्म यूज होती है एंड द ट्राइबल्स कॉल द आउटसाइडर्स एज दिक्कू। ये दिक्कू लोग आके यहाँ पे हमें तंग क्यों कर रहे हैं, इसके खिलाफ ये लोग रिवोल्ट करते हैं। अच्छा नाम मैडम ने बोला, बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे आजकल एक फेस्टिवल, ट्राइबल फेस्टिवल भी इनके नाम पे बनाया जा रहा है। तो भैया बताओ कौन सा है वो? बिरसा मुंडा फेस्टिवल नहीं है, बट ट्राइबल फेस्टिवल इनके जन्मदिन पे। हाँ जी, जनजातीय दिवस। वेरी गुड, जनजातीय दिवस। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस कि इनमें हमें प्राइड है। तो बिरसा मुंडा जी के बर्थडे के आसपास मनाया जा रहा है। देन बिरसा मुंडा जी की जो मूवमेंट थी, जो रिवोल्ट था, उसे उलगुलन, उलगुलन भी कहते हैं। एक अंग्रेजी का नाम भी है, ग्रेट टमल्ट। वेरी गुड। सो हिस्ट्री ऐसे याद होनी चाहिए कि हम इसे करंट अफेयर से लिंक कर पाए, अभी कहाँ से क्या हो रहा है। बिरसा मुंडा जी को भगवान कहते थे उनके लोग, और इन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला था कि कोई बात नहीं, ब्रिटिशर्स गोलियां लेके आएंगे, बंदूकें लेकर आएंगे, आप सिर्फ उन्हें अपने एरो से मारोगे तो वो टोटली मर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, आप मेरे को वर्शिप करते रहना। एंड ऑल ऑफ देम प्राइमरली डाइड। चलो एनी हाउ, कहानी से याद रखने वाली बात ज्यादा जरूरी क्या है, ये पेपर में आ चुका है। आना नहीं चाहिए बट स्टेट सर्विस में आ सकता है। जिस साल आया था इट वॉज प्रेडिक्टेड कि बिरसा मुंडा से सवाल आना ही आना है, और आ गया, राइट। सो स्टेट सर्विस वाले ध्यान रख लेना, यूपीएससी का पुराना सवाल पूछते हैं, यूपीएससी अभी नहीं रिपीट करता 1-2 साल, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। यूपीएससी यहाँ से पूछ लेगा, अच्छा जी, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के आगे कौन सी एक्ट आई थी, इंडिया में कौन सा परमिट है? सो इनर लाइन परमिट है आईएलपी 4 स्टेट्स में अभी, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, राइट। देन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर 1873 में थी, बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट लेके आई थी, ऑब्वियसली ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड प्रिवेंटिंग लैंड एलिनेशन के लिए ही थी। Then Foreigners Protected Areas Order 1958 defines the protected areas between inner line permit and international border. So अगर ये let's say protected area है, इस साइड को इंडिया लगता है, ओवर दिस साइड, तो इधर से लगेगा इनर लाइन परमिट, जो बाहर से आएगा उसे लगेगा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, राइट जी। सो फॉरेनर्स भी बिना परमिट के इस एरिया में नहीं आ सकते।
सो यहाँ पे फॉरेनर रेस्ट्रिक्टेड ऑर्डर अंडमान एंड निकोबार में भी लग रहा है, सिक्किम में भी लग रहा है, ध्यान रखना। अंडमान निकोबार में तो आपने न्यूज सुनी होगी कि अमेरिकन जर्नलिस्ट को मार के ही फेंक दिया था ट्राइब्स ने वहां पे। एनीबडी रिमेम्बर्स कौन सी ट्राइब थी वो? ऐसा करना, अंडमान निकोबार में ना जो मेजर 4 ट्राइब्स हैं, 4 ट्राइब्स मेजर अंडमान निकोबार वाली, उनको देख लेना, काम आ जाती है कभी कभी। यूपीएससी वाले, पीपीएससी को जरूरत नहीं है। राइट, देन डिफरेंस बिटवीन आईएलपी एंड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट क्या है जी? आईएलपी इज फॉर इंडियन सिटीजंस, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फॉर फॉरेनर्स एक्सेप्ट भूटानीज। देन पर्पस इज रेगुलेशन ऑफ एंट्री इनटू आईएलपी एरियाज, यहाँ पे फॉरेनर मूवमेंट इनटू बॉर्डर एरियाज एज वेल। स्टेट्स कौन सी है इसमें? अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इधर अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान। ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश भी है, जो यूजली ऐसे कामों में, ऐसी चीजों में नहीं होता। एंड राजस्थान ऑल्सो फॉर फॉरेन एरिया परमिट। ऑब्वियसली जहां जहां बॉर्डर लग रहा है वहीं की बात हो रही है। देन अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रहा है आईएलपी को, ये भी ध्यान रखने वाली बात। इधर कौन करेगा? ऑब्वियसली इंटरनेशनल बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉट एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स। लॉ एंड ऑर्डर की बात को हमेशा होम अफेयर्स। राइट जी, देन मेघालय एक ही रेलवे स्टेशन है और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनने नहीं दे रहे, ये याद रखना है। नहीं मंडी पत्थर, कोई बात नहीं। राइट जी, बनाने की कोशिश कर रहे थे 3, अभी नहीं बने, याद रखने हैं, नहीं। देन एफएटीएफ, एफएटीएफ हमेशा इसलिए न्यूज में रहता है कि भैया कौन सी कंट्री टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। सो एफएटीएफ के बेसिक 3-4 बातें याद होनी चाहिए। ये 3-4 पॉइंट अपने पास चाहे अभी लिख लो। 1989 में बना, G7 ने प्राइमरली बनाया, 1989 में बना, G7 ने बनाया। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। एंड प्राइमरली बना था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट के लिए नहीं, कॉम्बैट करने के लिए, ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। फिर इसका टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया इसके एम्बिट में, कि टेरर फाइनेंसिंग को भी, टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी ये रोकेगा। इंडिया इसका मेंबर बनता है 2010 में, ओरिजिनल मेंबर नहीं था। इंडिया के पेपर ये भी पूछ लेते हैं। राइट, 2010 में इंडिया मेंबर बन रहा है। देन आफ्टर दैट ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट ये लोग इशू करते हैं। ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में वार्निंग दी जाती है, राइट, कि भाई ये कंट्री सही नहीं है। जैसे पाकिस्तान को रखा गया था कि टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर रही है, या फिर यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और इन्हें एक तरह से वार्निंग दी जाती है कि बेटा अगर तुम नहीं रोकोगे इसे तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में क्या होता है फिर? ब्लैक लिस्ट इज दोज कंट्रीज जिन्हें पक्का होता है कि टेरर फाइनेंसिंग कर रही हैं और मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेटली सपोर्ट कर रही हैं। सो दीज कंट्रीज, इसका असर क्या होगा फिर ब्लैक लिस्ट में होने का? असर ये होगा कि bodies like IMF, World Bank, these multilateral financing institutions will not provide aid or finances to these blacklisted countries. So blacklisted countries को finance नहीं दिया जाता by these bodies, and also serves as a warning to other countries कि आप इन्हें पैसा दोगे तो ये terrorism या money laundering में use कर सकते हैं। So this is what is to remember about Financial Action Task Force. 1989 G7 ने बनाया, पेरिस में हेडक्वार्टर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना था, कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। फिर इसका एम्बिट टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी कर दिया गया टू स्टॉप दैट। 2010 के आसपास इंडिया जाके मेंबर बन रहा है। 2 लिस्ट बना रहा है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट इज बेसिकली वार्निंग, ब्लैक लिस्ट इज कि इन्हें फंडिंग अब नहीं मिलेगी। एनी प्रॉब्लम्स देयर? नहीं सर। No, sir. चलो, सो क्यों न्यूज में जी? इंडिया में एफएटीएफ प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम होने जा रहा है मुंबई में। कोई बात नहीं, होने दो मुंबई में, न्यू दिल्ली गलत ऑप्शन मत पकड़ना। देन एफएटीएफ क्या है? इंटर गवर्नमेंटल है, ध्यान रखना, गवर्नमेंट्स ही इसका पार्ट है। कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। एस्टैब्लिश कब हुआ जी? 1989 में ड्यूरिंग G7 समिट इन पेरिस। 2001 में इसका मैंडेट टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी कर दिया गया। पहले हम साथ में करते थे, आजकल सवाल पुट्ठा पूछ लेता है कि ओरिजिनली ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था, ओरिजिनली टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए था। तो हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन वही टॉपिक पे है बट थोड़ा सा ऐसे घुमा के डिटेल में आ जाता है। तो ओरिजिनली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, देन मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू टेररिज्म फाइनेंसिंग। हेडक्वार्टर पेरिस में है। मेंबर बनने के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री होना चाहिए विद लार्ज पॉपुलेशन। कोई बात नहीं, याद नहीं करना। 39 कंट्रीज मेंबर हैं।
इंडिया है अब, राइट। इंडिया 2010 में मेंबर बना था FATF का, राइट जी। और कुछ याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। सो FATF रिसर्च इज हाउ मनी इज लॉन्डर्ड, टेररिज्म इज फंडेड एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स। बेसिकली इसकी ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करता है, एंड अगर कंट्रीज का मेंबर बन जाए तो उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। बस दैट्स इट। देन ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है, जिसमें अभी the countries, three countries, North Korea, Iran and Myanmar are part of blacklist. So blacklist में कौन सी है ध्यान रखना प्लीज, North Korea, Iran and Myanmar, right? NIM is also कोड़ा and NIM is in blacklist. Then blacklist की countries को फंडिंग रोक दी जाती है बाय मल्टीलेटरल बॉडीज। ग्रे लिस्ट में लास्टली पाकिस्तान न्यूज में आया था, बट इसको एज अ वार्निंग माना जाता है, इसमें फंडिंग रोकी नहीं जाती। Right, the consequences: no financial aid is given to them by International Monetary Fund, the World Bank and Asian Development Bank. Blacklist में आ जाओ तो आपको multilateral bodies फंड नहीं देती, एंड restrictions भी लग जाती हैं कि आपके फंड फ्री फ्लो नहीं करते, देखते हैं कहाँ से आ रहे हैं, मतलब वही छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं। सो फंडिंग पे बहुत ज्यादा क्रंचेस हो जाते हैं। इज इंडिया इन ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट? नो। देन iOS सागर एंड एक्मी, ये थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए, क्या है, ज्यादा नहीं अंदर घुसना। iOS इंडिया इज मेड इन इंडिया अफ्रीकन नेवल एक्सरसाइज, इंडियन ओशन शिप सागर, iOS सागर एंड एक्मी। सो iOS सागर क्या है जी, इसमें एक चीज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में ये एक्सरसाइज हो रही है। साउथ वेस्ट में क्यों जा रहे हैं, ये रहा इंडिया, इंडियन ओशन, साउथ वेस्ट में क्यों जा रहे हैं, इधर क्यों नहीं गए? बिकॉज इधर चाइना का इशू रहता है हमेशा, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, स्पार्टली आइलैंड एक्सेट्रा, सेन का को आइलैंड। सो इस एरिया में एक तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, iOS सागर इज इन साउथ वेस्टर्न। हमारा कौन सा शिप है, कोई बात नहीं, सुनाए ना। सो iOS सागर में इंडिया प्लस 9 अफ्रीकन नेशंस है, Comoros, Kenya, Madagascar, Maldives, Mauritius, Mozambique and Seychelles, and श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका भी है। साउथ वेस्टर्न में ध्यान रखना, श्रीलंका तो होगा, साउथ अफ्रीका भी है, राइट। बाकी ठीक है, अपने पोर्ट्स पे जाएंगे, नाम याद रखने नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑब्वियसली पता होना चाहिए। माले और मेल नहीं है, माले बोलना चाहिए इसे, शायद मालदीव में है, ऑब्वियसली ये ध्यान रखना थोड़ा। देन ज्वाइंट सर्वेलेंस एक्सरसाइज करेंगे, ट्रेनिंग फॉर अफ्रीकन पर्सनल करेंगे, डन, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू रिमेम्बर। देन एक्मी क्या है, इधर अफ्रीका के सिवाय भी लोग थे, ये सिर्फ अफ्रीका इंडिया का की इनिशिएटिव है। एक्मी इज अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट, ध्यान रखना। इंडियन नेवी एंड तंजानिया के पीपल डिफेंस फोर्सेस होस्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स ऑल भी हैं, बहुत सारे, इंडिया प्लस 10 अफ्रीकन नेशंस, कॉमोरस, जिबूती, एरित्रिया, कीनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, साउथ अफ्रीका, तंजानिया। सारे याद करने हैं? नहीं होते यार, मेरे से नहीं होते, अगर होते तो कर लो। बट एक्मी 10 अफ्रीकन नेशंस के साथ है, होस्ट तंजानिया और इंडिया है, और 2-3 कंट्रीज देख लेना, ऑब्वियसली तंजानिया इज इंपॉर्टेंट, एरित्रिया एंड जिबूती इज इंपॉर्टेंट, बाकी याद रहे तो रहे, ना रहे तो जयराम जी की, राइट जी। देन इंडिया का सागर इनिशिएटिव है, तो पता होना चाहिए, 2015 में लॉन्च किया था मोदी साहब ने, इन्होंने बोला सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सो बेसिकली इंडिया चाहता है कि ये सिक्योरिटी सीकर की जगह सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो जाए। इफ यू रिमेम्बर अ टॉपिक फ्रॉम हिस्ट्री, पोर्टुगल ने हमारे पास यहां से हमारी सी को रोक करके हमसे ही पैसे लेते थे कि अगर किसी ने इधर को जाना है अपना शिप लेके, या इधर से उधर जाना है, तो एक तरह से निकलने की फीस दो। सो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसका बोलबाला नेवी में हो रहा है, मतलब वाटर्स में कंट्रोल है, दैट कंट्री इज मोर पावरफुल दीज डेज। इवन नेवी की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। सो 2015 में इंडिया ने बोला था कि हम सिक्योरिटी सीख कर नहीं रहेंगे, कि क्यों यूएस के शिप या रशिया के शिप आके हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें पानी में, हम खुद से अपना डेवलपमेंट करेंगे, जहां पे इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन के सेंटर लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया, लेट्स से दी शिप्स लेके आएंगे, डिस्ट्रॉयर्स लेके आएंगे। बाय द वे आई हर्ड अ वेरी वियर्ड थिंग, एयरक्राफ्ट कैरियर,
एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, सर ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो एयरक्राफ्ट को लेके उड़ता है? एंड फिर मैंने सर पकड़ लिया कि कैसी देश और दुनिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं होता जो एयरक्राफ्ट को लेके उड़ता है। दिस इज सीन इन न्यूज। क्यों होता है जी ये? यूजली क्या होता है एयरक्राफ्ट कैरियर? हेलीकॉप्टर होता है ये कि ट्रेन होती है? क्या होता है एयरक्राफ्ट कैरियर? सर उसमें से एयरक्राफ्ट कैन टेक ऑफ एंड लैंड नहीं है क्या? ऑन द वाटर। है क्या ये? ट्रेन है, गाड़ी है, ट्रक है, रिक्शा है? शिप है क्या है? शिप के कह देंगे। थैंक यू। बड़ा, इट्स ह्यूज। बड़ा शिप है। शुक्र है, शुक्र है। नहीं तो आई वाज सरप्राइज भैया, क्यों जी रहे हो यहाँ पे कि ये मतलब गाड़ी है कोई? दिस इज एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ बिग थिंग, बिग शिप जिसके ऊपर से एयरक्राफ्ट कैन लैंड एंड टेक ऑफ। फिर इसमें अलग साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज होती हैं लैंडिंग एंड टेक ऑफ की, बिकॉज छोटा रनवे होता है। एनी हाउ, सो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, देन उसके बाद इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सेंटर्स हैं, काउंटरिंग टेररिज्म वाले आइडियाज हैं। तो इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है कि इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम अ सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर थ्रू दिस मिशन। तो इतनी सी बात आ जाती है। और सागर को महासागर करने की कोशिश करी थी मोदी साहब ने मॉरिशस जाके, कि यहाँ पे मैरिटाइम सिक्योरिटी को मॉरिशस के साथ इंक्रीज करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए सागर इनिशिएटिव किस लिए है। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुल इंडो पैसिफिक, राइट? सागर में हम कोशिश कर रहे हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का। देन की इनिशिएटिव सपोर्टिंग दैट साउथ एशिया सैटेलाइट, जो हमने आसपास की नेशंस को हेल्प करा है, मिशन सागर, राइट? मिशन सागर इज डिफरेंट, सागर इनिशिएटिव इज डिफरेंट, ध्यान रखना। वैक्सीन मैत्री, जो हमने कोविड-19 में नेशंस को वैक्सीन दी थी। एक ये कंफ्यूज करने वाला है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये यार बांग्लादेश के साथ नहीं है, इंडिया एंड म्यांमार का बेसिक प्राइमरली है। कनेक्शन आगे भी देंगे, बट इंडिया म्यांमार इसका आंसर करना, बांग्लादेश मत करना। पीपीएससी आस्क्स दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इज लेड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड म्यांमार, सो आंसर इज इंडिया एंड म्यांमार, राइट जी। देन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसको एक बार ही समझाऊंगा, फिर अच्छे से पढ़ के अगली क्लास में डाउट पूछना। डीएनए क्या होता है जी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली अगर ये ह्यूमन सेल है तो इसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में डीएनए पाया जाता है ना? डीएनए, जीन्स एक्सेट्रा। सो डीएनए क्या फंक्शन करता है हमारे लिए? इट इज बेसिक फंक्शन इज, ये हमारे सोर्स कोड रखता है, राइट? इनहेरिटेंस में काम आता है। सोर्स कोड क्या? कि कैसा बंदा होगा, कैसा इंडिविजुअल होगा, लंबा होगा, गोरा होगा, काला होगा, बाल कैसे होंगे, गोल्डन होंगे, ब्लैक होंगे, सो सारे प्रोटीन कैसे होंगे, दैट कोड इज केप्ट बाय डीएनए। सो इनहेरिटेंस में हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं यूजुअली, साथ वालों जैसे नहीं दिखते यूजुअली, अगेन ऐसे देश में कुछ भी पॉसिबल है आजकल। सो इनहेरिटेंस में कौन काम कर रहा है? डीएनए, एंड बेसिक यूनिट इज जीन। सो डीएनए में कोड कैसे सेव होता है जी? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, थोड़ी सी ड्राइंग को माफ करना प्लीज। ठीक बन गई वैसे आज तो, चलो एनी हाउ। सो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, और वी हैव रेड दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, तो बहुत जल्दी जल्दी चलूंगा, नहीं तो बेसिक साइंस वाली क्लास देख लेना। इसमें बेस पेयर्स में ए टी के साथ जुड़ता है और सी जी के साथ जुड़ता है ना? ए टी सी जी, राइट जी। सो ए टी और सी जी क्या है? एडेनिन, थायमिन, cytosine and guanine. So A would always pair with T, C would always pair with G. एक सिंगल और डबल छोड़ दो कोई बात नहीं। So every individual, हर किसी का ऐसा पेयर बन सकता है। Let's say this is my genome, अनमोल मेहता का जीनोम, ATCG ATCG, बार बार ऐसे ही रिपीट हो रहा है, राइट? देन देर इज कोई और XYZ का जीनोम, लेट्स से अनीत मैडम का जीनोम, इट इज 80 3 बार, फिर CG 2 बार, फिर 80 3 बार। सो इनका अपना रेपिटेशन पैटर्न है, मेरा अपना रेपिटेशन पैटर्न है।
So this pattern is called VNTR, variable number tandem repeat, variable number tandem repeat, VNTR. ये हर बंदे का यूनिक होता है. This is called DNA polymorphism. So DNA अपना हमारा अपना DNA का जो VNTR है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, वो यूनिक है. जिसने बेसिक साइंस अभी नहीं पढ़ा है हमारे साथ तो फिर से कर लेंगे, देख लेना उसको साथ में. we'll see to it, right? So VNTR यूनिक है, इसे हम DNA पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं, कहते हैं. एंड इसकी वजह से हम DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कर सकते हैं. DNA पॉलीमॉर्फिज्म के हिसाब से हम ये भी बता सकते हैं कि एक जगह क्राइम हुआ, वहां पे किसी का बाल रह गया कन्विक्ट का, तो ये किसका बाल था? मेरा था, अनीत मैडम का था, सपना जी का था, किसका था पता चल जाएगा. बिकॉज क्या करेंगे, बेसिकली ज्यादा नहीं डिटेल में जाता, बट बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, राइट? और जो बाल मिला था वहां से क्राइम सीन से, वो भी ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था. जल्दी जल्दी बना रहे हैं, सॉरी. मान लो डबल हेलिकल है, सो इसको सिंगल स्ट्रैंड में काट लिया. डबल हेलिकल में ऑब्वियसली मेरे वाला पैटर्न क्या था? ए इधर, टी इधर, सी इधर, जी इधर, ए इधर, टी इधर, सी इधर, जी इधर, ऐसा पैटर्न था. एक में काट लिया तो एक स्ट्रैंड में क्या निकला? अगर उस साइड वाला स्ट्रैंड निकाल लिया मैंने, सिंगल स्ट्रैंड कर लिया, तो एक साइड पे टी, जी, सी, जी ऐसे निकला है. इधर जो क्राइम सीन पे बाल मिला था उसे भी एक में काट लिया. सो लेट्स से अब ए ने टी के साथ ही मिलना है. अगर पहले नंबर पे ए होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा. अगर सी होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. अगर जी होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. सो अगर मेरा ही नंबर दोनों तरफ VNTR होगा तो इट विल ज्वाइन और पता चल जाएगा क्रिमिनल कौन था. सो जो 3-4 सस्पेक्ट होंगे उनके DNA को ऐसे सिंगल हेलिक्स में करके, कोई पूरा शरीर नहीं काटना पड़ता, छोटा सा DNA का सैंपल चाहिए, काट के उसको ज्वाइन करके देख लेंगे. अगर ज्वाइन हो जाता है सो मतलब क्रिमिनल वही है. ऐसे ही पेरेंटेज का भी पता चल जाता है. अपने माँ बाप से हमारा लगभग 80 से 90% DNA मिलता है, राइट? सो इट विल ज्वाइन. और कोई फॉरेन होएगा, कोई और अननोन बंदा होएगा तो हमारा DNA से ज्वाइन नहीं करेगा. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि यार बेसिकली जो हमारा, हमने ये पता करा कि हम मंकीज एंड एप्स से बने हैं. ये भी हमने इसी तरीके से देखा था कि हमारा जो DNA है वो मंकीज एंड एप्स से बहुत ज्यादा मैच करता है एज कंपेयर टू एनी अदर स्पीशीज, राइट? सो वी कुड डिस्कवर दैट एज वेल. आई होप वी अंडरस्टैंड दिस. एक बार इसको पढ़ के फिर इसके डाउट्स आपने पूछने हैं, राइट? देन कमिंग टू इक्वलाइजेशन लेवी. इक्वलाइजेशन लेवी क्या है? इसमें 2-3 बातें पता होनी चाहिए. इसको हटाने की बात करी जा रही है, बट है क्या ये? दिस वाज नोन एज गूगल टैक्स. इंडिया सरकार ने क्या देखा कि बाहर की ई-कॉमर्स साइट्स क्या करती हैं? गुड्स बेचती हैं इंडिया में, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंडिया में, सारे पैसे लेती हैं इंडियंस के, बट इंडिया को कोई टैक्स नहीं देती. देयर इज नो टैक्सेशन फॉर इंडिया. कोई टैक्स नहीं दे रही, राइट? सो टू टैक्स द फॉरेन ई-कॉमर्स एंटिटीज, फॉरेन ई-कॉमर्स एंटिटीज को टैक्स करने के लिए दिस इक्वलाइजेशन लेवी वाज फाउंड. सो इक्वलाइजेशन लेवी किस पे लग रहा था? नॉन रेजिडेंट ई-कॉमर्स, नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट ई-कॉमर्स कंपनीज पे लग रहा था. एंड दिस वाज फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ. अभी तक जितनों पे लग रहा था 1 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे लग रहा था, उससे कम पे नहीं. 6% लग रहा था. एंड नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे 2% लग रहा था. बट अब इसको हटाने की बात हो रही है कि एबॉलिश कर दो कि ऑनलाइन बिजनेसेस को बेनिफिट मिले, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स को बेनिफिट मिले. सो इक्वलाइजेशन इसको क्या बोलते थे हम लोग? गूगल टैक्स. गूगल जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवाता है, इंडियन पैसे देते हैं, उस पे गूगल को भी टैक्स लगे. इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में, राइट? इनकमिंग अक्रूइंग टू फॉरेन ई-कॉमर्स कंपनीज. ध्यान रखना, फॉरेन ई-कॉमर्स कंपनीज, बिकॉज अपनी इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी तो यहाँ पे प्रॉफिट टैक्स दे रही है, राइट? एंड ट्रांजैक्शन टैक्सिंग द बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बेसिकली एम ये था.
देन रेफर टू एज गूगल टैक्स बिकॉज प्राइमरली गूगल इससे इफेक्ट होने वाला था, और डायरेक्ट टैक्स था। 3-4 बातें ध्यान रखनी। 2016 में आया फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज, B2B ट्रांजैक्शंस एंड डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज कंपनी दे रही है अपने प्रॉफिट पे, राइट। पेमेंट टू बी मेड टू नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर। 2 कंडीशंस थी इस पे, नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए और सर्विस 1 लाख से ऊपर की होनी चाहिए इन 1 फाइनेंशियल ईयर, नॉट 1 ट्रांजैक्शन, 1 फाइनेंशियल ईयर। देन करंटली नॉट ऑल सर्विसेज आर कवर्ड अंडर दिस इक्वलाइजेशन लेवी। क्या याद करना है हमने? नहीं, बट पढ़ लेते हैं एक बार। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज कवर्ड थी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस भी कवर्ड है 2020 से। दैट एज एंड व्हेन एनी अदर सर्विसेज नोटिफाइड सर्विसेज और भी इंक्लूड हो सकती थी, बट अब शायद इसे हटा दे। Then equalization levy exclusion, non-resident service provider who has permanent office in India. Permanent office खोल लो, आपको टैक्स यहीं पे प्रॉफिट टैक्स दे दो, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। या फिर आपका ट्रांजैक्शन 1 लाख से कम है, या फिर प्रोफेशनल या कमर्शियल वर्क के लिए काम नहीं हो तो नहीं लगेगा। इतनी डिटेल में याद करना बिल्कुल नहीं, जस्ट रीड थ्रू इट कि कुछ ना कुछ दिमाग में रह जाए। Then an exemption under 1050 of the act is provided to avoid double taxation, right? कि डबल टैक्सेशन जहां लग रही है वहां भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। Then this might be an important topic. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, 2-3 बातें अपने को पता होनी चाहिए। बिहार में है, बिहार में थी, किसने बनाई थी? आज MCQ था, किसने बनाई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? धर्मपाल। धर्मपाल। कौन सी डायनेस्टी के थे ये साहब? पल्ला डायनेस्टी। ऑब्वियसली पाला डायनेस्टी। देन 8th और 9th सेंचुरी के आसपास बनी थी। बेसिकली ऑब्वियसली बुद्धिज्म के लिए थी ये, बट नालंदा से कंपैरिजन भी तो आ सकता है। सो इसमें तांत्रिक बुद्धिज्म बहुत ज्यादा था, तांत्रिक बुद्धिज्म की स्पेशल चीज थी इसमें, क्या पता कहीं काम आ जाए। और डिस्ट्रॉय किसने करी? बख्तियार खलजी। हाँ जी, कुछ नहीं सर। खलजी साहब ने डिस्ट्रॉय करी। ये 4-5 पॉइंट अपने को पता होने चाहिए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 8th-9th सेंचुरी के आसपास धर्मपाल जो पाला रूलर थे उन्होंने बनाई, बिहार के आसपास थी, बिहार में थी। बुद्धिज्म का ऑब्वियसली स्टडी होती थी, बहुत सारे लोग आते जाते थे। तांत्रिक बुद्धिज्म इसमें डिफरेंस था फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। बख्तियार खलजी साहब ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तब से डिस्ट्रॉयड पड़ी है। अब इसे दोबारा बनाने की रिवाइवल की बात हो रही है, राइट जी। सो नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद एक एंशिएंट लर्निंग सेंटर इन बिहार था विक्रमशिला। नालंदा को तो रिवाइव कर ही रहे हैं, विक्रमशिला को भी कर रहे हैं, बेसिकली टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। सो लैंड एक्विजिशन के करके डिले हो गया था प्रोजेक्ट, बट अब फिर से स्टार्ट हो रहा है। सो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे? भागलपुर बिहार में। कौन सी रिवर के बैंक्स पे? गंजीस या गंगा रिवर के बैंक्स पे, प्लीज ध्यान रखना इसको भी। किंग धर्मपाल साहब ने बनाई थी, पाला डायनेस्टी के लेट 8th टू अर्ली 9th सेंचुरी। 2-3 बातें याद रखने वाली, धर्मपाल साहब, पाला डायनेस्टी एंड 8th to 9th सेंचुरी एंड गंगा रिवर, राइट जी। बेसिकली क्या है? लीडिंग अप फॉर तांत्रिक बुद्धिज्म, ये ध्यान रख लेना, ये यूजली हम भूल जाते हैं, बट नालंदा और विक्रमशिला का कंपैरिजन आ गया तो फंस जाएंगे। तांत्रिक एंड वज्रायन बुद्धिज्म दी लीडिंग सेंटर था, राइट। कहां से नालंदा से डिस्टिंग्विश हो रही थी? स्पेशलाइजिंग इन तांत्रिक एंड ऑकल्ट स्टडीज। तांत्रिक स्टडीज, तांत्रिक बुद्धिज्म। ये तांत्रिक बुद्धिज्म आजकल कहाँ ज्यादा फेमस है? कौन से देश में? तांत्रिक बुद्धिज्म अभी फेमस है इन तिब्बत, राइट। चलो, सो किंग धर्मपाल साहब ने विक्रमशिला का नालंदा और विक्रमशिला पे दोनों पे इन्फ्लुएंस रखा। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट आए, हजारों लाखों। अतीशा दीपंकारा भी थे, नाम याद रखना नहीं। देन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बोस्टेड अ सेंट्रल स्तूपा 208। ये मोंक वोंक रह सकते थे, याद करने लगी बात नहीं, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन को एक कुलपति या महास्थाविर देखते थे, याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। देन डिक्लाइन जरूर ध्यान रखना है। बख्तियार खलजी साहब ने, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी साहब ने विक्रमशिला और नालंदा दोनों को डिस्ट्रॉय करके डाउनफॉल कर दिया। डिस्ट्रॉय किसने करा? बख्तियार खलजी, प्लीज ध्यान रखना। देन कमिंग टू न्यूट्रिनोज, जस्ट अ सेकंड। सर आज टॉपिक्स खत्म ही नहीं हो रहे। खत्म नहीं हो रहे? मैंने सोचा था कि जो लोग
सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको अच्छा लगेगा। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं सर, ऑनलाइन में इतना अच्छा नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, न्यूट्रिनोस का टॉपिक फिर नेक्स्ट टाइम करा देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एवरीबडी एग्रीज विद दैट? चलो लेट मी गिव अ बेसिक इन 30 seconds, देन आई एंड इट। लास्ट ही टॉपिक है ये। बेसिकली अभी आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हर कोई बैठा है, तो मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस हमारी बॉडी से पास थ्रू एंड थ्रू कर रहे हैं। जो हम बचपन में देखते थे कि वो भूत वाली पिक्चर आती थी ना, इंडिया वाली भूत वाली हॉन्टेड पिक्चर्स, एक शो भी आता था हट, उसमें वो भूत आप बेसिकली दीवार के साथ खड़े होते तो पीछे से हाथ आ जाते थे। द यस भूत सर। कुड वॉक थ्रू द डोर्स, हाँ, और पीछे से कहीं से भी निकल आता था वो। सो तब तो हमें लगता था फिक्शन ही फिक्शन है, बट इन न्यूट्रिनोज ऐसी चीज है जो दरवाजे के थ्रू भी जा सकते हैं, पता नहीं लगता, हमारे थ्रू भी जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा है ना। सो दे कैन पास थ्रू मास इजिली बिकॉज इनका मास बहुत ही छोटा है, बहुत छोटे मास के हैं। न्यूट्रिनोज बेसिकली आर नियरली massless and are chargeless. These are formed through usually बड़े बड़े सन में बन रहे हैं रेगुलरली, जब कोई डिकेज हो रहे हैं, बीटा डिकेज उसमें बन रहे हैं बेसिकली, एंड इन्हें कैमिलियंस भी बोला जाता है बिकॉज 3 तरीके के 3 फ्लेवर के न्यूट्रिनोज आते हैं, चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी, है ना। एनीबडी नोज न्यूट्रिनोज? 3 तरीके के न्यूट्रिनोज होते हैं, चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी, कि कोई और होते हैं? कोई भी नहीं जानता न्यूट्रिनोज को? नहीं सर। चलो, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी नहीं होते, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड ताओ न्यूट्रिनो। 3 तरीके के न्यूट्रॉन होते हैं। सो लेट्स से ये चॉकलेट आइसक्रीम आपने ली, पर खाने लगे तो वनीला बन गई, दूसरी बाइट ली तो स्ट्रॉबेरी बन गई। सो दैट इज वाई से कैमिलियन, या कैमिलियन कौन सा जानवर होता है जी, ये तो पता होगा प्लीज। मैं जाऊं यहाँ से? सर सराउंडिंग्स को देख के रंग बदलता है, गिरगिट। गिरगिट। सो इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड ताओ न्यूट्रिनोज 3 तरीके के न्यूट्रिनोज होते हैं और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आ रहा था, जब तक आप तक पहुंचा तो म्यून न्यूट्रिनो बन गया, फिर आगे गया तो ताओ न्यूट्रिनो बन गया, TAU होना चाहिए बेसिकली। सो दे कीप ऑन चेंजिंग देयर फ्लेवर्स, दैट इज व्हाई दे आर कैमिलियंस। अब हम इन पे रिसर्च क्या करना चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिनोज को एक तो अच्छे से स्टडी कर पाए, जिसके लिए हमने न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भी बनाई थी 2 जगह, इंडिया में और दुनिया में भी, राइट। सो अब हम कोशिश कर रहे हैं इसका बीटा डिके के थ्रू एंड डबल बीटा डिके के थ्रू हम पढ़ पाए। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है लास्ट ऑफ द क्लास में, नेक्स्ट क्लास इसी से शुरू करूंगा, बट अभी भी सुन लो, फिर भी थोड़ा तो तंग करके भेजना मेरा काम ही है, नहीं तो मुझे गालियां कैसे पड़ेंगी। सो बीटा डिके मतलब एक न्यूट्रॉन निकला, उसने प्रोटॉन में बन गया, है ना। डबल बीटा डिके 2 निकले, 2 में बन गए। एनी हाउ, लिविंग दैट एक मैरिजुआना पार्टिकल होता है। बताने को मन नहीं कर रहा, बट फिर भी बताना है। एक पार्टिकल, लेट्स से ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, then there is an anti-particle to it. Anti-particle. Anti-particle is positron, electron का. It has same mass but opposite charge. So क्या होता है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब आपस में मिल जाए तो दोनों फट जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पार्टिकल, उसका उल्ट पार्टिकल इज एंटी पार्टिकल, सेम मास सेम चार्ज बट चार्ज इज ऑपोजिट, वो नेगेटिव था पॉजिटिव था, साथ में मिल जाए, फट जाए, एनर्जी बनेगी, राइट। सो इसमें लेटेस्ट रिसर्च कहती है मैरिजुआना पार्टिकल्स, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पार्टिकल तो हैं ही हैं, साथ में अपने ही एंटी पार्टिकल हैं, दे आर एंटी पार्टिकल्स टू देमसेल्व्स एज वेल। तो अभी हमें न्यूट्रिनोज पे यही सर्च करनी है, क्या न्यूट्रिनोज मैरिजुआना है, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल खुद में ही है।
अगर हम ये रिसर्च सक्सेसफुली करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी यूजेज में एंड दिस पार्टिकल फिजिक्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिलेगी। हो सकता है एनर्जी नीड्स हम बेटर यूज कर पाए, राइट। इसकी डिटेल मैं दूंगा। हाँ जी, इसमें आपने कहा कि इसमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों साथ में ही है, तो ये पॉसिबल कैसे है? मतलब फिर वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं बट उन्हीं की इंटरेक्शन हमने देखनी है, बिकॉज उनका इंटरेक्शन बहुत ही वीक है और चार्ज है नहीं है। सो मेरे जो है ना बेसिकली दिस इज दी पार्टिकल मजुराना और मेजुराना। दिस इज बेसिकली दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स इज कि देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, डेरा पार्टिकल्स एंड marijuana पार्टिकल्स। डेरा पार्टिकल्स में एंटी पार्टिकल्स अलग है, बट marijuana जो हाइपोथेसिस है, थ्योरी है, वो कहती है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि वो इतना नेग्लिजिबल उनका मास और चार्ज होता है कि वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों तरीके से खुद में बिहेव कर लेते हैं। तो उन्हीं की इंटरेक्शंस कैसे हो रही हैं एंड हाउ दैट इज गोइंग टू बेनिफिट अस, दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग। हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज दिस? बीटा डीके करा दूंगा, कोई बात नहीं। दिस मजोराना, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। मजोराना पार्टिकल्स कौन से हैं ये ध्यान रखना है। पार्टिकल्स दैट आर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल इन देमसेल्व्स, बस इतना सा ध्यान रखो, राइट जी। ओके सर। नहीं मैं करता, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझा दूंगा, नहीं तो साइंस वाली बेसिक क्लास में भी समझा देंगे। रिमेंबर क्या करना है आपने? न्यूट्रिनोज मासलेस चार्जलेस है और जो मजुराना पार्टिकल्स हैं पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल साथ में, बस। ठीक है, थैंक यू फॉर बेयरिंग मी, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।